हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोगों की डिमांड पर लेके आया हूं क्लास 12th की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम फिजिक्स की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछ दिया जाता है। ओके, तो आज मैं इसको बखूबी समझाने वाला हूं। इसकी छोटी से छोटी बात आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको जरूरत है हमारे साथ बने रहने की। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इसका कथन समझाऊंगा, इसके बाद में मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, अर्थात इसका डेरिवेशन क्या होता है, आखिर इसको कैसे डिराइव किया गया, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑलरेडी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है। हमारी क्लास 12th की इंटरमीडिएट की जितनी भी फिजिक्स है, सारे के सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां पर जा करके देख सकते हैं और अच्छे से वहां पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दोबारा गॉस थ्योरम को लेके आया हूं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, सर गॉस थ्योरम पढ़ा दीजिए, गॉस थ्योरम पढ़ा दीजिए, इसलिए मैं गॉस थ्योरम को दोबारा लेके आया हूं। ठीक है, तो चलो आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में छोटी से छोटी जानकारी ले लेंगे। लेकिन गॉस थ्योरम को जानने के लिए जो हमें अन्य बातों की जरूरत पड़ती है, अगर आप उनको जानना चाहते हैं तो आप विस्तार से अगर समझना चाहते हैं तो आप पहले वाले वीडियोस देख लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको यहां पर भी कुछ ना कुछ बताऊंगा ही, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, तो चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम का कथन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। गॉस थ्योरम का कथन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं भी पढ़ के सुनाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गॉस थ्योरम किसके बारे में बात करती है। तो गॉस थ्योरम बात करती है वैद्युत फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करती है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप लोगों को पता होगा इसका फार्मूला क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम गॉस थ्योरम का कथन पढ़ लेते हैं। ओके, आखिर कथन क्या है गॉस थ्योरम का? तो बताया गया है गॉस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूं कि मतलब कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है। देखिए एक बात याद रखिएगा, गॉस थ्योरम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होगी। ओके, अगर हमें गॉस थ्योरम लागू करना है तो हमें सबसे पहले बंद पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, और काल्पनिक बंद पृष्ठ ही होता है, वास्तव में हम वहां पर कोई पृष्ठ नहीं खींचते हैं। ओके, तो काल्पनिक बंद पृष्ठ की बात करते हैं तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, ये बताया गया है गॉस थ्योरम में। तो उन्होंने बताया किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है। उसने बताया उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कौन? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को लिखते काहे से हैं आपको पता होगा, फाई ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई ई से। तो अगर हम कहें वैद्युत फ्लक्स क्या, फाई ई, फाई ई किसके बराबर है? उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। कुल आवेश मतलब Q कह सकते हैं आप, ठीक है, Q का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना? 1/ε0 गुना। तो हम अब इसको कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये हमारा फार्मूला हो गया। फाई ई इक्वल टू Q/ε0, ये हमारा फार्मूला हो गया गॉस थ्योरम का, और यही इसका हम आज प्रूफ देने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, गॉस थ्योरम क्या है मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूं। गॉस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जिसे हम फाई ई बोलते हैं, वह उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश मतलब Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस थ्योरम का ये कथन है।
अब इस कथन को हम लोग प्रूफ करते हैं, लेकिन इस कथन को प्रूफ करने के लिए दो बातें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो याद रखिए बच्चा, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो आप हमारे पहले वाले वीडियोस को देख लीजिएगा। अगर देखना चाहते हैं तो पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर के आसानी से वो वाली क्लास देख सकते हैं। ओके, चलो हम अभी के लिए बता देते हैं वैद्युत फ्लक्स जो होता है जिसे हम फाई ई से व्यक्त करते हैं, और फाई ई का जो नॉर्मल फार्मूला था वो था वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। यहां पर वेक्टर ए यहां पर क्षेत्रफल है, जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ई है वैद्युत क्षेत्र जिस क्षेत्र में हमने उस पृष्ठ की कल्पना की है। ओके, तो फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर ए। यहां पर डॉट प्रोडक्ट होता है, और याद रखिए जब भी ये डॉट हटता है स्केलर क्वांटिटी में लिखे जाते हैं, तो हम इनको लिखते हैं E इंटू ए कॉस थीटा। ओके, अगर छोटा सा फ्लक्स है, भैया बात सुनिए, जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम छोटे की बात करते हैं, छोटे पृष्ठ की बात करें, कम वैद्युत फ्लक्स की बात करें, छोटा सा क्षेत्रफल लें, छोटा सा आयतन लें, जब भी हम कुछ भी छोटे की बात करेंगे तो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं डी का। किसका? डी का। तो अगर हम छोटे से फ्लक्स की बात करें, कम फ्लक्स की बात करें, मतलब अगर इतना बड़ा सा एक पृष्ठ है ए जिससे गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स फाई, लेकिन अगर हम इस बड़े से पृष्ठ का एक छोटा सा पार्ट ले लें, छोटा सा क्षेत्रफल, ए की जगह पर डी ए, छोटा सा है तो डी का इस्तेमाल, डी ए एक पृष्ठ ले लेंगे, उस डी ए पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो डी फाई उसे लिखेंगे। डी मतलब छोटा सा फ्लक्स, कम फ्लक्स। ओके, तो डी का इस्तेमाल छोटे के लिए। तो अगर हम बात करेंगे जब भी डी फाई ई की, छोटे से पृष्ठ की, तो इसका मतलब होगा ई इंटू में डी ए हो जाएगा भैया, डी ए कॉस थीटा। ओके, डी फाई ई इज इक्वल टू E इंटू डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है वैद्युत फ्लक्स का। ओके, एक्चुअल में अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, जब हम छोटे से फ्लक्स की बात कर रहे होंगे। ओके, मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आएगी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, और क्या हमें पता होना चाहिए, तो हमें और पता होना चाहिए घन कोण के बारे में। आखिर घन कोण क्या है, तो समझ लेते हैं भैया। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। दोबारा मैं बोल देता हूं, अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, और विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप भैया जाइए और आप क्या करेंगे, पहले वाले वीडियोस को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप अच्छे से वहां पर समझ पाएंगे। ओके, यहां पर मैं गॉस थ्योरम के बारे में ज्यादा चर्चा करना चाहता हूं, इसलिए इन सारे टॉपिक्स को लेकर के मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो चलो हम बताते हैं आपको क्या घन कोण। घन कोण क्या है, तो घन कोण है, हम कह सकते हैं किसी गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित किया जाता है उसे घन कोण कहते हैं। मान लिया कोई गोला है, गोला की बात कर रहा हूं मैं, वृत्त की बात नहीं कर रहा मैं, गोले की बात मतलब गेंद की बात कर रहा हूं, और गोले का कोई पृष्ठ ले लीजिएगा, कुछ छोटा सा पृष्ठ ले लिया। अब ये पृष्ठ जो है गोले के केंद्र पर जितना भी कोण आंतरित करेगा, इस कोण को ही हम लोग बोलते हैं घन कोण। ओके, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, स्टेरेडियन होता है। ओके, तो गोले के पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित कोण घन कोण कहलाता है, जिसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। भैया किससे व्यक्त करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं, और ओमेगा का फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ए और अपान में त्रिज्या का स्क्वायर। ये फार्मूला है घन कोण का, याद रखिए। गोले का ए क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर क्या है, त्रिज्या का स्क्वायर। अगर छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। लेकिन ये तभी फार्मूला लगाएंगे जब पृष्ठ की दिशा
चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान होंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, थीटा अंश के कोण पर है, तो हम dA cos थीटा अपान r स्क्वायर लगाते हैं। तो घनकोण का पूरा फार्मूला आप ये याद रखिए, d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपान r स्क्वायर। याद रखिएगा, आगे अभी जरूरत पड़ेगा। dA cos थीटा अपान r स्क्वायर क्या होता है? d ओमेगा। वेक्टर E इंटू वेक्टर dA क्या है? फ्लक्स है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अगर ये आपको बातें पता है तो हम आगे चलते हैं। और एक बात और बता दूं, संपूर्ण घनकोण की जब बात की जाए, संपूर्ण घनकोण का मतलब है पूरे गोले की हम बात कर रहे हो। पूरे गोले का पृष्ठ अगर ले लें, तो पूरे गोले का जब हम पृष्ठ ले लेंगे तो भैया आपको पता है यार, पूरे गोले का पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, और नीचे में तो पाई r स्क्वायर होगा ही, r स्क्वायर कैंसिल 4 पाई। मतलब अगर हम संपूर्ण घनकोण की बात करेंगे तब हम यहां पर बोलेंगे संपूर्ण घनकोण का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई होता है। संपूर्ण घनकोण देखो, d ओमेगा का मतलब है छोटा सा घनकोण, छोटे से पृष्ठ के द्वारा घनकोण। इंटीग्रेशन d ओमेगा का मतलब क्या है? तो इंटीग्रेशन का मतलब योग हो जाता है। यहां पर इंटीग्रेशन का फिजिक्स में मतलब होता है योग, छोटे छोटे पृष्ठों का योग क्या हो जाएगा? पूरे का योग। तो इंटीग्रेशन d ओमेगा मतलब है संपूर्ण घनकोण, d ओमेगा छोटा सा घनकोण, इंटीग्रेशन d ओमेगा मतलब हो जाएगा यस संपूर्ण घनकोण। और संपूर्ण घनकोण कितना होता है? 4 पाई। याद रखिएगा, संपूर्ण घनकोण जब भी आएगा, इंटीग्रेशन d ओमेगा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे वहां पर? 4 पाई लिखेंगे। ओके, तो अब चलते हैं गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। ओके, इतनी बातें अगर समझ चुके हैं तो गॉस थ्योरम आपको समझ में आएगी। भैया अगर वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, शेयर करिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, तभी तो हम आते रहेंगे, आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहें, आप लोग अपना प्यार बरसाते रहें। कमेंट करके बताइए हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, आप कितना सीखते हैं, ठीक है। यहां से आपको सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ऑलरेडी मैंने इंटरमीडिएट की पूरी फिजिक्स पढ़ा रखी है और ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स की प्लेलिस्ट सारी मिलेंगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक तरफ से मिलेंगी। आप उन सबको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। ओके, तो चलो आज मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिएगा। मैं अब गॉस थ्योरम को प्रूव करने वाला हूं। गॉस थ्योरम क्या है? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं। ये सारी बातें याद है ना। संपूर्ण घनकोण है 4 पाई, डी ओमेगा का वैल्यू dA cos थीटा अपान r स्क्वायर, डी फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू वेक्टर dA। अगर ये सब बातें पता है तो अब हम गॉस थ्योरम का प्रूफ लेने वाले हैं। ओके, तो चलो चलते हैं गॉस थ्योरम के प्रूफ की ओर। देखिएगा बच्चों, यहां पर हमने मान लिया कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र था जहां पर कोई काल्पनिक पृष्ठ था। मान लिया कोई Q आवेश था यहाँ पे, ठीक है। ये Q आवेश किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में स्थित है। वो काल्पनिक बंद पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो सकता है, आप बना लें। जरूरी नहीं कि आप गोल बना लें, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बनाया वैसे ही आप बनाए, किसी भी प्रकार का आपका जैसा भी मन हो वैसा बना लीजिए। ओके, तो ये देखिए ध्यान से, हमने एक बंद पृष्ठ ले लिया है। हम ये किसका प्रूफ देखने जा रहे हैं? प्रूफ देखने जा रहे हैं। किसका प्रूफ है ये भैया? गॉस थ्योरम का प्रूफ है। कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए अब जरा, ठीक है। ये Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। इस Q आवेश द्वारा वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र बना रहा होगा। उस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया है। ओके, अब हम इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन फिजिक्स का रूल है कि हम पूरे पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स हम डायरेक्ट निकालते नहीं है, छोटे से पृष्ठ के लिए निकालते हैं, बाद में इंटीग्रेशन लगा करके पूरे पृष्ठ के लिए निकाल लेते हैं। ये फंडा है फिजिक्स का। अगर आप हमसे पढ़े होगे पहले से तो आपको ये पता भी होगा। अगर नहीं पता है फिर भी यार आज मैं बता रहा हूं ना, तो सुन लो, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। मान लिया कोई आवेश है Q, ये बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। और यहां पर एक पृष्ठ हमने लिया, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का डायरेक्शन क्या है? तो ये डायरेक्शन है ये। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा आवेश Q द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा उसका डायरेक्शन ये कुछ होगा। ये क्षेत्रफल का डायरेक्शन है dA, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव जिसे बोलते हैं dA। और यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है E, वो इस दिशा में है, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव dA और वैद्युत क्षेत्र की दिशा E के बीच का कोण कितना है? मान लिया थीटा है। कितना कोण है? थीटा है। ये वाला जो पृष्ठ है, ये छोटा सा जो पृष्ठ है, ये पृष्ठ यहां पर कितना घनकोण बना रहा है? तो हम मान लेते हैं कि यहां बनाया गया घनकोण जो है वो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि छोटा सा पृष्ठ dA लिया है, तो घनकोण भी जो बन रहा होगा dA
ओमेगा मतलब नहीं बन रहा होगा, डी ओमेगा बन रहा होगा। भैया पृष्ठ डी ए है तो घनकोण क्या है, डी ओमेगा होगा। पृष्ठ पूरा ए होता तो घनकोण ओमेगा होता। ओके, डी ए छोटा सा पृष्ठ, तो छोटे से पृष्ठ द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण बनाया जाएगा, तो डी ओमेगा बनाया जाएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, हमें तो चाहिए गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में है क्या, फ्लक्स के बारे में, तो फ्लक्स से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस छोटे से पृष्ठ डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स जिसे बोलते हैं। तो लिखेंगे क्षेत्रफल अवयव डीए, देखिएगा क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भैया क्या होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स छोटा सा क्षेत्रफल है तो बहुत ही कम वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा, तो उसकी जगह पर हम फाई ई नहीं बल्कि डी फाई ई लेंगे, क्योंकि पृष्ठ छोटा है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी छोटा होगा। छोटा होगा मतलब कम होगा, तो डी फाई ई बराबर, फाई ई का फॉर्मूला वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, अभी हमने बताया था, ये आपको यहां पे लिख करके बताया था कि नहीं। डी फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और हमें पता है जब भी हम वेक्टर हटाते हैं डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ओके, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण है, थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण है, ई और डी ए के बीच का कोण है थीटा। ओके, इतनी बात क्लियर है मेरे ख्याल से, इतनी बात आपको क्लियर है। आपको एक और बात पता होनी चाहिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या पता है आपको, पता है ना, अगर पता है तो बताओ ना यार। किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर के क्यू अपान आर स्क्वायर, नहीं पढ़ा था क्या कभी, के का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये तो पढ़ा ही होगा। अगर ये नहीं पढ़ा तो ये पढ़ा होगा, दोनों में से कोई एक तो पढ़ा होगा। के का मतलब होता है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये याद रखिए, अगर नहीं पढ़ा है तो याद रखिए फिर अब, ठीक है। और क्या बता सकते हैं यार, अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल नंबर 1 की प्लेलिस्ट में, सॉरी चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में, आपको वहां पर बखूबी मैंने शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरी फिजिक्स पढ़ाई, मैंने पढ़िए, मजा आएगा। ओके, चलो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर अगर इसकी दूरी अगर आर है, इस आवेश से इस पृष्ठ की दूरी अगर आर है, तो हम कह सकते हैं यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ई, वो होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर, जो भी आप रखना चाहते हैं, ये रख लो या ये रख लो, ये रख लो या ये रख लो, कौन सा रख ले, वाला रख लें। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर रख लेता हूं मैं। ओके, तो चलो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर में, या फिर के क्यू अपान आर स्क्वायर लिख लो, छोटा पड़ेगा यार, छोटा पड़ेगा, बाद में लिख लेंगे, के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाद में लिख लेंगे लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो यहां पर ई की जगह पर के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू में डी ए कॉस थीटा। ओके, इतना हो गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है, अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे प्रॉब्लम आएगी भी नहीं भैया, मैं दावे के साथ कहता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब आपको एक चीज दिखेगी, डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर अलग कर दो, देखो ऐसे, डी फाई ई बराबर के क्यू इंटू डी ए, ये क्षेत्रफल हो गया, कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ये डी ओमेगा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डी ओमेगा, घनकोण का फॉर्मूला, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। तो हम डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, डी ओमेगा, क्या लिखेंगे, डी ओमेगा। तो हम लिख देंगे डी फाई ई बराबर में के क्यू इंटू में डी ओमेगा, डी ओमेगा क्या है, घनकोण है, ठीक है, घनकोण है। तो ये हमने फ्लक्स निकाल लिया भैया, ये फ्लक्स निकाल लिया, लेकिन ये फ्लक्स किसके द्वारा निकलने वाला है, इस छोटे से पृष्ठ द्वारा निकलने वाला फ्लक्स है। ओके, हमें क्या चाहिए, इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। और जब भी पूरे पृष्ठ की बात हम करेंगे तब तब इंटीग्रेशन लाएंगे, याद रखिए आगे की फिजिक्स में बहुत काम आता है। छोटे से पृष्ठ के लिए डी फाई ई, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इंटीग्रेशन डी फाई, मतलब कुल फ्लक्स जो होगा इंटीग्रेशन लगा लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण
अब इससे गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, जो बंद पृष्ठ हम ले लेते हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भैया ये अभी वैद्युत फ्लक्स निकाला था, केवल क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये निकला है। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब के डी नहीं लगाएंगे, अब क्या होगा, इसी डी फाई ई जो था इसका इंटीग्रेशन ले लेना है। भैया संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब डी थोड़ी लगेगा, डी तो छोटे के लिए था, अब बड़े के लिए तो फाई ई क्या होगा, ये जो छोटा वाला है उसी का आपको इंटीग्रेशन ले लेना है। लेकिन बंद पृष्ठ है तो इसलिए हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाया। क्या, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई ई। ओके, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू डी फाई ई का वैल्यू है के क्यू इंटू डी ओमेगा। ओके, के तो कांस्टेंट ही था, क्यू आवेश बदलेगा नहीं, डी ओमेगा। जब पूरे पृष्ठ की बात करेंगे तो ओमेगा अभी छोटा सा था, पूरे पृष्ठ के लिए ओमेगा बड़ा हो जाएगा तो ओमेगा बदलेगा। तो के क्यू कांस्टेंट है, इनको बाहर करिए तो के क्यू इंटीग्रेशन में रहेगा डी ओमेगा। अब भैया डी ओमेगा का मतलब था छोटा सा पृष्ठ, इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब अभी हमने बताया था संपूर्ण घनकोण है। ये क्या है, संपूर्ण घनकोण। इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। ओके, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा का मतलब क्या होता है, संपूर्ण घनकोण। अब ये संपूर्ण घनकोण कितना होता है, मैंने अभी बताया था 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। तो हम इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह पर 4 पाई लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले, 4 पाई लिखने वाले। तो लिखिएगा फाई ई इक्वल टू के क्यू इंटू में 4 पाई। क्यों, क्योंकि हमें पता है डी ओमेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर क्या होगा, अरे यार इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर में क्या होता है 4 पाई, संपूर्ण घनकोण इसे हम बोलते हैं। ओके, अब के का मान आपको पता है क्या, के का मान पता है, हाँ पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भैया पता कर लो, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है ना, पता है, याद आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू और इंटू में 4 पाई। अब भैया 4 पाई ये कैंसल आउट, फाई ई इक्वल टू क्या आया, ऊपर बचा क्यू और 1 की गुणा क्यू और अपान में क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इक्वल टू आया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस थ्योरम तो क्या जो अभी हमने पढ़ाई थी, आपको बताया था ये फॉर्मूला गॉस थ्योरम का, यही तो था। फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम प्रूव्ड, गॉस थ्योरम प्रूव्ड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यही गॉस प्रमेय है। गॉस प्रमेय क्या थी, एक बार कथन बोले, कथन क्या था गॉस प्रमेय का, तो गॉस प्रमेय का कथन था जब किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, कहां वो काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से आपको बहुत इजी लगा होगा, कुछ भी नहीं करना है, ई इंटू डी ए से स्टार्ट करना है, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई का वैल्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपान में, तो आर स्क्वायर जैसे यहाँ पर आया, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को हमने ओमेगा लिखा, हमें पता था ये ओमेगा डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा लिखा। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात की तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी फाई मतलब के फाई के क्यू इंटू डी ओमेगा हो जाएगा, के क्यू बाहर, इंटीग्रल डी ओमेगा बचेगा, इंटीग्रल डी ओमेगा मतलब संपूर्ण घनकोण होता है, जिसे हम 4 पाई लिख देंगे। 4 पाई लिखा तो के की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई लिख दिया और 4 पाई कैंसिल आउट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो भैया लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए आपको कैसा लगा। ओके, अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा। और एक बात और सुन लो भाई, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, बस आप लोग ये कमेंट जरूर कर दीजिए। आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, जल्दी से कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, ज्यादा टाइम ना लगाइए, जल्दी से कमेंट करिए। और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे आप लोगों के, जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक को लेकर के मैं अगले वीडियो में आऊंगा। ओके, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और वीडियो को यार शेयर कर दीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे यार, शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपका भी यार थोड़ा सा फर्ज तो बनता है, बस शेयर कर दो, ठीक है। शेयर करने में कुछ ज्यादा तो है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, अपने दोस्तों से कह दो कि वो भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आप फिजिक्स बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, तो चलो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।